हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 8 अक्टूबर और आज हम लोग पढ़ेंगे 8 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और सभी क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यूज रूप में देखेंगे, साथ ही सभी को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हर साल 7 नवंबर को मनाया जाता है। दरअसल इसकी शुरुआत की गई थी साल 2014 में, जो कि तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री देश के हर्षवर्धन सिंह के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो कैंसर की रोकथाम, साथ ही समय पर इनके निदान एवं उपचार को बढ़ावा देना। और साल 2022 में अगर आंकड़ों की बात करें तो 14,61,427 कैंसर के मामले भारत में हैं। इसके अलावा हर साल विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 नवंबर। अगला सवाल है, हाल ही में भारत द्वारा प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 अफ्रीकी चीतों का आयात किस देश से किए जाने की घोषणा की गई है? तो दरअसल हाल ही में भारत सरकार द्वारा अफ्रीकी देश बोत्सवाना से 8 चीतों के आयात करने की जानकारी दी गई है, यानी कि आयात किया जाएगा 8 चीतों का अफ्रीकी देश बोत्सवाना से, जो कि प्रोजेक्ट चीता के तहत किया जाएगा। तो प्रोजेक्ट चीता है क्या, इसे हम आगे समझेंगे। तो यह आयात कब किया जाएगा? तो यह 2 चरणों में किया जाएगा, पहले चरण में 4, फिर अगले चरण में 4। और इसे कहाँ पुनर्स्थापित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। तो प्रोजेक्ट चीता यह है क्या? तो दरअसल यह एक वन्यजीव पुनर्स्थापना कार्यक्रम है, जो कि भारत सरकार द्वारा इसे शुरू किया गया है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 2022 में की गई थी, जो कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत में विलुप्त हो चुके चीते की प्रजाति को फिर से सुरक्षित और प्राकृतिक वातावरण में स्थापित करना। दरअसल साल 1950 के लगभग भारत में चीते की प्रजातियां विलुप्त हो गई थी और इससे पहले भारत में नामीबिया, केन्या, साथ ही दक्षिण अफ्रीका से भी चीतों को लाकर पुनर्स्थापित किया गया है, जो कि इसका मुख्य केंद्र है मध्य प्रदेश का कूनो राष्ट्रीय उद्यान। और वर्तमान में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 12 से 15 चीते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोत्सवाना। तो बोत्सवाना के बारे में थोड़ा और जानेंगे। तो बोत्सवाना अफ्रीकी देश है, यानी कि अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है। इसकी राजधानी है गेबोरोन और यहाँ की मुद्रा है पूला। अगला सवाल है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में कितने प्रतिशत मतदाताओं की हिस्सेदारी रही है? तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 तो दरअसल हाल ही में जारी है, जो कि 2 चरणों में संपन्न किया जाएगा। तो अब ये 2 चरण कब होंगे? तो पहला हुआ है 6 नवंबर को और अगला होगा 11 नवंबर को। दरअसल बिहार में कुल विधानसभा की सीटें हैं 243, जिनमें कि सामान्य वर्ग के लिए हैं 203 सीटें। इसके अलावा अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए है 2 सीटें। तो अब पहले चरण में कितने सीटों पर और कितने जिलों में वोट पड़े हैं? तो 18 जिलों के लिए 121 सीटों पे वोट पड़े हैं। और राज्य का कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा है? तो 64.64%, जो कि बिहार विधानसभा के पिछले चुनाव यानी कि 2020 से 7.35% ज्यादा है। इसके अलावा सबसे ज्यादा वोट कहाँ पड़े हैं? तो मुजफ्फरपुर जिले में, जहाँ की 71% वोट पड़े हैं। सबसे कम कहाँ पड़े हैं? तो पटना में, जो कि पटना जिले में, जो कि 57.93% है। और दरअसल साल 1951 से लेकर साल 2025 यानी कि वर्तमान तक यह मत प्रतिशत बिहार का सर्वाधिक रहा है, जो कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों दोनों को मिलाकर सर्वाधिक रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 64.64%। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दरअसल हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं संजय गर्ग, जो कि साल 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और केरल कैडर के हैं। तो बीआईएस यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो। तो दरअसल यह भारतीय मानक अधिनियम 2016 के अंतर्गत कार्य करता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत में उत्पादों और साथ ही सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, इसके अलावा मानकीकरण करना। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो साल 1987 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। केंद्रीय उपभोक्ता मामले साथ ही खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संजय गर्ग।
अगला सवाल है, वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के मौके पे मनाए जाने वाले उत्सव की अवधि कब से कब तक के लिए है? तो वंदे मातरम है क्या, सबसे पहले हम ये जानेंगे, फिर आगे जानेंगे इसके उत्सव या फिर कार्यक्रम के बारे में। तो दरअसल यह भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, जिन्हें कि चट्टोपाध्याय नाम से भी जाना जाता है। कब की गई थी? तो 1875 में इसकी रचना की गई थी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। इसके बाद 24 जनवरी साल 1950 को भारतीय संविधान सभा द्वारा देश के राष्ट्रीय गीत के तौर पे इसे मान्यता दी गई और इसके गायन की अवधि कितनी है? तो 65 सेकेंड्स है। इसके अलावा इसे पहली बार कब गाया गया? तो साल 1896 में गाया गया था, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में गाया गया था, जो कि कोलकाता में हुआ था। अब बात करते हैं 150वीं जयंती के बारे में, यानी कि दरअसल साल 2025 में इसकी 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है वंदे मातरम की, यानी कि इसके रचना की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। तो दरअसल इसकी रचना के 150वीं वर्षगांठ के मौके पर एक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 7 नवंबर 2025 से लेकर 7 नवंबर 2026 तक चलेगा और इसका उद्घाटन किया गया है 7 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक। अगला सवाल है, सक्षम खिलाड़ियों के साथ खेलने वाली भारत की पहली पैरा एथलीट कौन बनी है? तो दरअसल हाल ही में भारतीय पैरा तीरंदाज शीतल देवी को भारतीय जूनियर सक्षम टीम में शामिल किया गया है और यह पहला मौका है जबकि कोई भारतीय पैरा एथलीट सक्षम खिलाड़ियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। तो शीतल देवी है कौन? तो दरअसल यह जम्मू कश्मीर की रहने वाली है, 18 वर्षीय है और पैरा तीरंदाज है। हाल ही में इन्हें जूनियर स्तर ट्रायल्स प्रतियोगिता में सक्षम खिलाड़ियों में तीसरा स्थान हासिल करने के बाद इन्हें भारतीय सक्षम जूनियर टीम में शामिल किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है शीतल देवी। अगला सवाल है, हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025। तो अब हरित हाइड्रोजन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है क्या, इसे हम आगे जानेंगे। पहले जानते हैं 2025 में होने वाले सम्मेलन के बारे में। तो दरअसल इसका आयोजन किया जाएगा 11 से 12 नवंबर तक। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा और वर्तमान में इस मंत्रालय के मंत्री हैं प्रहलाद जोशी और इसमें 40 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। इसके अलावा अब इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रीन हाइड्रोजन के वैल्यू चेन के हर पहलू पर चर्चा करना, जैसे कि उत्पादन, भंडारण, वितरण और अनुप्रयोग इनमें शामिल है। तो अब क्या है हरित हाइड्रोजन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन? तो दरअसल यह एक वैश्विक सम्मेलन है जो कि भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है, जो कि भारतीय योजना नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का हिस्सा है। तो अब नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन यह है क्या? तो दरअसल इसकी शुरुआत की गई थी 4 जनवरी साल 2023 को, जिसका कि लक्ष्य है साल 2030 तक भारत को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना और इसके लिए 19,744 करोड़ रुपए का निवेश भी किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। अगला सवाल है, हाल ही में भूपेन हजारिका पुरस्कार 2025 से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो भूपेन हजारिका पुरस्कार 2025, पहले इसे जानते हैं फिर आगे जानेंगे कि भूपेन हजारिका कौन थे या फिर भूपेन हजारिका पुरस्कार भी है क्या, इन दोनों को। तो दरअसल भूपेन हजारिका पुरस्कार 2025 से 6 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। अब ये 6 व्यक्ति कौन से हैं? तो पहले है येसे दोरजी थोंगची जो कि अरुणाचल प्रदेश के हैं। इसके अलावा लाइसराम मेमा जो कि मणिपुर के हैं। इसके अलावा राजनी बसु मात्री जो कि असम की हैं। इसके अलावा AR साइलो जो कि मिजोरम के हैं। इसके अलावा डॉक्टर सूर्यकांत हजारिका असम के हैं। फिर इसके बाद प्रोफेसर डेविड RCM ली जो कि मेघालय के हैं। तो भूपेन हजारिका पुरस्कार, तो दरअसल यह राष्ट्रीय पुरस्कार है जो कि भूपेन हजारिका की स्मृति में दिया जाता है। इसकी शुरुआत की गई थी साल 2012 में, जो कि भूपेन हजारिका
हजारिका फाउंडेशन और साथ ही कल्चर एंड यूथ डिपार्टमेंट असम सरकार के सहयोग से इसे शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो दरअसल ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित करना जिन्होंने की भारतीय संस्कृति, साथ ही संगीत, कला, साहित्य या फिर सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिए हो, इन्हें सम्मानित किया जाता है। तो भूपेन हजारिका ये थे कौन? तो दरअसल यह भारतीय संगीतकार, कवि, समाज सेवी थे। साथ ही इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो असम के सादिया में हुआ था, जो कि 8 सितंबर साल 1926 में हुआ था। इनका निधन कब हुआ था? तो 5 नवंबर साल 2011 को। अब इन्हें कुछ सम्मान भी मिले हैं। तो साल 2019 में, जैसे कि हम ऊपर देखे हैं कि साल 2019 में इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अलावा साल 1992 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और साथ ही दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। अगला सवाल है, हाल ही में सामिया सुलूहु हसन किस देश की राष्ट्रपति बनी है? तो सामिया सुलूहु हसन तो दरअसल हाल ही में तंजानिया में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, जिसमें की जीत के बाद सामिया सुलूहु हसन फिर से निर्वाचित हुई हैं राष्ट्रपति। अब फिर से क्यों? तो दरअसल साल 2021 से देश की राष्ट्रपति हैं सामिया सुलूहु हसन। हाल ही में चुनाव में हुए जीत के बाद फिर से पुनः निर्वाचित की गई हैं। तो अब तंजानिया तो यह अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है। इसकी राजधानी है डोडोमा, यहाँ की मुद्रा है शीलिंग, यहाँ की भाषा है स्वाहिली और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति तो हो जाएंगी सामिया सुलूहु हसन। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौन है? तो कासिम माजालीवा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तंजानिया। अगला सवाल है, हाल ही में दुनिया का पहला पूरी तरह से नकदी मुक्त देश कौन सा घोषित किया गया है? तो दरअसल हाल ही में स्वीडन नकदी मुक्त देश या फिर यूं कहें नकद रहित अर्थव्यवस्था वाला देश बना है, जो कि ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश है। तो नकदी मुक्त देश, इसका मतलब क्या? तो दरअसल देश में लेन देन के लिए कागज के नोट या फिर सिक्कों का इस्तेमाल नहीं होता है यहाँ पे, इसका मतलब ये। तो अब कैसे होता है? तो केवल डिजिटली तरीके से लेन देन किया जा रहा है। और ये कैसे? अब तो मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से या फिर कार्ड्स या फिर इंटरनेट बैंकिंग, इसके अलावा ऑनलाइन ट्रांसफर के तरीके से। तो अब स्वीडन तो यह यूरोपियन देश है, यहाँ की राजधानी है स्टॉकहोम, यहाँ की मुद्रा है क्रोन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वीडन। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था, युद्ध एवं सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण शोषण को रोकने हेतु अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी 6 नवंबर। अगला सवाल था, हाल ही में इंडो डेनिश बिजनेस काउंसिल कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी कोपेनहेगन। अगला सवाल था, हाल ही में तेलंगाना में लॉन्च किया गया एआई इनोवेशन हब किसके लिए है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी एआई अनुसंधान और विकास। अगला सवाल था, हाल ही में सेज नीति में सुधार के लिए कौन सी संस्था पैनल का हिस्सा बनी है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी नीति आयोग। अगला सवाल था, 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए दुर्घटनाएं और मृत्यु दोनों बढ़े हैं। अगला सवाल था, हाल ही में भारत द्वारा हरिकेन मेलिसा के बाद जमैका और क्यूबा को मानवीय सहायता और साथ ही आपदा राहत सामग्री कितने टन भेजी गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी 20 टन प्रत्येक, यानी कि प्रत्येक देश को 20-20 टन भेजे गए हैं। अगला सवाल था, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट से संन्यास लेने वाले केन विलियमसन किस देश से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए न्यूजीलैंड। अगला सवाल था, हाल ही में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा फोर्टिफाइड राइस कर्नेल का निर्यात किस देश को किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी कोस्टारिका। अगला सवाल था, गोपीचंद पी हिंदुजा किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए उद्योगपति। और कल का लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में किस संस्था द्वारा भारत के वित्तीय अपराधों के खिलाफ प्रगति की सराहना की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी FATF।